Okay, so in our previous class, we read about the topics on the page number first and the second. पहले और दूसरे पेज में हमने जो चीजें थी, स्टफ थी, उनको पढ़ा था पिछली क्लास में और उसमें समझने की कोशिश की थी हमने. ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो. ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि हमारे थर्ड पेज नंबर पे है. सिर्फ एक कोशिश करेंगे, एक से दो टॉपिक ही क्लियर करें हम और अच्छे तरीके से करें ताकि हमें दिक्कत ना हो, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े किसी भी चीज को. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर. यहाँ पे हमें खेती करते हुए कुछ लोग और कुछ मधुमक्खी वाली चीजें दिख रही हैं. हनी फॉर अ beehive and gentle pluffing causing minimal disturbance to the underground ecosystem and retains soil moisture. देखो क्या होता है, जब हम इस तरीके की खेती करते हैं तो जो मिट्टी होती है ना, इसको नुकसान कम होता है. अगर हम किसी इसमें फर्टिलाइजर्स, फैक्ट्रियों में बने हुए खाद अगर डालेंगे जो केमिकल बेस्ड होते हैं फर्टिलाइजर्स, तो जमीन को ज्यादा नुकसान होगा. कहना ये चाह रहा है. तो इंडिजेनियस ट्रेडिशन, इस वर्ड का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति इंडिया में हुई हो, इंडिया से उत्पन्न, उसको हम इंडिजेनियस बोलते हैं. इंडिजिनियस ट्रेडिशंस जो होते हैं ऑफ द वर्ल्ड, नेचर इज कंसीडर्ड सैक्रेड. ऐसी चीजें पवित्र मानी जाती है इंडिया में. जैसे आपके सामने ये तुलसी है और हम तुलसी को कितना सैक्रेड मानते हैं ये तो हम ही जानते हैं. घर में कभी शाम के समय तुम तुलसी के पत्तों को हाथ लगाना, मम्मी का उड़ता हुआ बेलन आएगा, क्योंकि तुलसी के पत्ते शाम को तोड़े ही नहीं जाते. पहली बात तो ये. और कई कई जगह पे तो तुलसी के पत्ते को तोड़ने से पहले तुलसी को जगाया जाता है चुटकी या ताली बजा के. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर मम्मियां कुछ बड़ा भयंकर कर देंगी आपके साथ. तो ये हमारी ट्रेडिशन में आप देख रहे हो, हमारे यहाँ कितना पूजा जाता है पेड़ों को, लेकिन फिर उसी को बर्बाद भी किया जाता है. कई बार आपने देखा होगा, हम बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो उठा के लेके जाते हैं. चलो मिट्टी से बनी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक से बनी मूर्तियां हैं और हम उनको पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख देते हैं, तो उस पेड़ को कितना नुकसान होगा, है ना. तो हम पवित्र एक तरफ मान रहे हैं, लेकिन अब वो पवित्रता जो है धीरे धीरे करके खराब होती जा रही है. ऐसे ट्रेडिशन के बारे में आपने सुना होगा. तो नेचर इज नर्चर एंड नॉरिशर. जो पृथ्वी है वो हमारी पालनहार है, वो हमारी माँ है. इंडिया में या फिर ऐसे जिस जिस जगह पे ऐसा कल्चर है वहां पे सबको इन्हें हम मदरलैंड कहते हैं, मातृभूमि, है ना. फादरलैंड तो नहीं कहते हैं, ये हमारी मदरलैंड. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेगा. इन शॉर्ट, वी अप्लाई द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज. एक हमने टर्म पिछली क्लास में भी शायद पढ़ा था. नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज. नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. ओके, टू मटेरियल्स एंड सब्सटेंस दैट ऑकर इन नेचर एंड वैल्यूएबल टू ह्यूमंस. जो सारी नेचर से पाए जाते हैं और इंसानों के लिए बहुत वैल्यूएबल यानी कीमती होते हैं, इनको हम कैटेगराइज करेंगे. ये बहुत मेन टॉपिक है. नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगराइज कैसे करेंगे, उनको नाम कैसे देंगे, ठीक है, और अलग अलग छोटे छोटे नाम देंगे और उनको पढ़ेंगे अलग अलग नामों से, और अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल उससे कैसे रिलेट करते हैं, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. ओके, एक सेकंड, चलो देखते हैं अब हम कैसे हम इन रिसोर्सेज को बांटेंगे और उनको अलग अलग लोगों से कनेक्ट करेंगे. सेट ऑफ आइडियाज और थिंग्स विदाउट नीडिंग टू डिस्क्राइब them every time. We can communicate more effectively too in earlier class. तो ये सब तो ऐसी फालतू चीजें रखा है, इनको आपको जोड़ नहीं देना है. नेचुरल रिसोर्सेज को बांटते हैं हम एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, सोर्स फॉर मटेरियल्स एंड सोर्स फॉर एनर्जी. तीन पार्ट्स में बांटा जाता है. हमारी जिंदगी के लिए वो कितनी जरूरी है, एसेंशियल, एसेंशियल फॉर लाइफ. सेकेंड, सोर्स फॉर मटेरियल, वो हमें कहां से मिल रहा है, जो भी हमें जरूरत है वो हमें कहां से मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसे हम निकाल कहां से रहे उस नेचुरल रिसोर्सेज को. और तीसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमारे किस काम आ रहा है. ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ. देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना जिंदगी की कल्पना करना
या जिंदगी के बारे में सोच पाना बहुत मुश्किल है। हवा जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, ये सारा का सारा जो है हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, रिवर से मिल रहा है और पॉन्ड। हवा जो है एटमॉस्फेयर से मिल रही है, पानी रिवर से, और खाना वगैरह रिवर और पॉन्ड से, और खाना हम खेती करते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी से मिल रहा है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं हम हवा खुद नहीं बना सकते। जो जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हम नहीं बनाते। द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा हम नहीं बना रहे हैं। जो पानी हम पीते हैं उसे हम बना नहीं रहे हैं, उसे हम बेशक साफ कर सकते हैं पर हम बना नहीं सकते। जो मिट्टी है, मिट्टी भी हम नहीं बना सकते, ये भी नेचर बना। ठीक है। उसके अलावा रिसोर्सेज ये हमें मिलते कहां से हैं? कुछ रिसोर्सेज फिजिकल होते हैं, ऑब्जेक्ट आउट ऑफ कुछ नेचर से मिलते हैं, कुछ को हम बनाते हैं बाद में, लेकिन नेचर की मदद लेके। जैसे मान लो एक लकड़ी है, पीस ऑफ वुड है, पीस ऑफ वुड है, वो आपको नेचर ने दिया। अब उससे चाहे आप चेयर बना लो, बेड बना लो, सोफा बना लो, है ना, लेकिन ये वुड तो आपको किसने दिया? नेचर ने दिया। अब आप इसका क्या यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। एक वुड को हम चेयर में या किसी स्टैचू में, किसी में भी ढाल सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है। वुड से लेके मार्बल तक, कोयला से लेके गोल्ड तक, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये हमें नेचर प्रोवाइड करता है। फिर आती है एनर्जी। एनर्जी कॉर्नर स्टोन ऑफ द मॉडर्न लिविंग। आजकल के टाइम पे आज की जो दुनिया है वो बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं। आप जहां जाओगे वहां आपको एनर्जी का सोर्स दिखेगा। ये लाइट जो आप जला रहे हो एनर्जी का सोर्स है, खाना जिसमें हम पकाते हैं वो एनर्जी का सोर्स है। तो बिना एनर्जी के तो हम कोई चीज कंज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, सारे टाइप के प्रोडक्शंस, ये सब एनर्जी की वजह से आते हैं। जैसे कोयला, पानी, पेट्रोल, गैस, सूरज की रोशनी, हवा, ये सब एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो इन एनर्जी का यूज भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आता है अगला, इसी पे देख लेते हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। रिसोर्सेज को हम दो टाइप में बांटते हैं, या नेचर से मिलने वाले जो रिसोर्सेज है उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बच्चों हम रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हिंदी में इसे हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी बोलते हैं। तो इनको हम कैसे बांटेंगे? A general principle of nature is that function is a restorative and regenerative. Restore का मतलब होता है दोबारा प्राप्त करना, दोबारा प्राप्त कर लेना। जैसे फोन में रिस्टोर करते हैं ना, और रीजनरेट का मतलब होता है दोबारा बना लेना, बना लेना, रीजनरेटिव। तो रिसोर्सेज कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा ला सकते हैं या दोबारा बना सकते हैं, है ना, यानी वो चीज हमें रिटर्न होके बार बार मिल जाएगी। जैसे कि हम अपनी स्किन को अगर काट लें तो वो थोड़े दिनों में रिकवर हो जाती है ना। ठीक उसी तरीके से अगर फॉरेस्ट, मान लो एक जंगल में आग लग जाती है, तो आग लगने के बाद कुछ दिनों बाद पेड़ पौधे दोबारा उगने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? सारे रीन्यूएबल हो जाएंगे, है ना, दोबारा आना, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन, इट इज अबाउट नेचर एबिलिटी। डिपेंड करता है कि नेचर कितनी जल्दी खुद को रिकवर करता है। कभी कभी रिकवर करने में टाइम भी लग सकता है। हम पेड़ पौधे लगाते हैं, कुछ दिनों में इंसान जब जंगल काटता है, घर बनाता है, तो पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, फिर दोबारा लगाए जाते हैं, है ना। तो प्लांटिंग जो है उसे हम दोबारा दोबारा कर सकते हैं और पेड़ को रिस्टोर कर सकते हैं, है ना। बर्ड्स, स्क्विरल्स, अदर क्रिएचर्स इनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न। तो अगर उस जगह पे बर्ड्स हैं, जंगली जानवर हैं, तो वो क्या करते हैं? उस जंगल को बनने में दोबारा मदद करते हैं। अगर जंगली जानवर नहीं है तो जंगल नहीं बन पाएगा। ये भी बहुत बड़ा रीजन है, बिना जंगली जानवर के जंगल बनना मुश्किल है। तो नेचर ना एक साइक्लिक रूप में काम करता है। साइकिल का पहिया होता है ना, जो बार बार घूम के वहीं आता है। तो नेचर इसी तरीके से काम करता है, अपने आप को बार बार रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इंसान
बार बार उसको काटेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो साइकिल पूरा हो ही नहीं पाएगा और फिर खत्म होना शुरू हो जाएगी चीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक टाइम बाद एग्जिबिट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। मोस्ट ऑफ इंडिया हैज अबंडेंट सनशाइन, जैसे कि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा इंडिया के पास, खत्म ही नहीं होगी, कितना भी यूज कर लो खत्म नहीं होगी, है ना। नदियां, जब तक उनका सही इस्तेमाल हो रहा है तब तक अच्छा है, जब इस्तेमाल होना बंद, मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, खराब करेंगे हम, तो फिर वो रिन्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये हम कह सकते हैं। नदियां हैं, नदियों के बारे में हमने क्या पढ़ा, नदियां बार बार आती है क्योंकि बारिश होती है, बर्फ पिघलता है ना। फॉरेस्ट भी खुद को रिन्यू कर लेते हैं, मिट्टी भी खुद को रिन्यू करती रहती है, पहाड़ों से नदियां बहती है, वो चट्टानों को काटेगी, रेत बना के लाएगी नीचे, नीचे की मिट्टी नीचे जाती जाएगी, ऊपर और नई मिट्टी आती जाएगी, इस तरीके से होता है। या एक जगह की मिट्टी उड़ती है दूसरी जगह चली जाती है ना, तो इससे भी मिट्टी रिकवर होती रहती है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और पानी से बहने वाली एनर्जी। लकड़ियां, जो हमें टिम्बर का मतलब होता है वुड ऑफ फॉरेस्ट, जंगल से मिलने वाली लकड़ी, टिम्बर, जिसका हम फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं। टिम्बर का मतलब फर्नीचर बनाने वाली लकड़ियां, फर्नीचर के रूप में भी आप याद कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये बार बार आ रही है और इनका अगर हम सही से यूज करते रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये बार बार आती रहेगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अगर हम टिम्बर, लकड़ियां ज्यादा उगाएंगे, फॉरेस्ट ज्यादा लगाएंगे, तो जितना ज्यादा हो सके लकड़ी का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल, अगर हम इररिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार नहीं लेंगे, हम घटिया काम करेंगे, हम पेड़ काटते रहेंगे, पेड़ लगाएंगे नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें लकड़ियां मिलना बंद हो जाएगा, है ना। नेचर का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और जिसके कारण फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस अप टू देन हैज लेड ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। फिर धीरे धीरे क्या होगा, पृथ्वी, अगर जंगल नहीं होंगे तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, हिमालय की बर्फ पिघलनी शुरू होगी, और हिमालय की बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी तो सारी नदियों में बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी, नदियां तेजी से फैलेंगी और सारा का पानी कहाँ चला जाएगा, समुद्र में जाएगा, समुद्र का पानी बढ़ेगा और समुद्र के आसपास के जो देश हैं वो उसके अंदर डूबने लग जाएंगे। तो ये खतरा ही तो है, और इस समय ऐसा हो भी रहा है, बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जो डूब चुके हैं, किसी समय हुआ करते थे अब नहीं है, अब वो पानी के नीचे हैं। अब देखो, जैसे हमारा अंडमान निकोबार है ना, हम उसे आइलैंड बोलते हैं, लेकिन पता है उसमें कई सारे ऐसे आइलैंड है जो पहाड़ हैं, आइलैंड नहीं है, पहाड़ हैं। क्यों कह रहा हूं पता है, मतलब वो जितना पानी के ऊपर दिख रहा है उससे कई गुना पानी के नीचे है, ये इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं अंडमान निकोबार में जो पानी से ढके हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो धीरे धीरे करके क्या बढ़ता रहेगा, समुद्र का पानी, पॉपुलेशन लिविंग इन द प्लेन्स डिपेंडेंट ऑन द वाटर टावर। तो वाटर टावर का मतलब होता है, हिमालय को हम वाटर टावर कहते हैं, वहां से पानी आता है सारा, है ना। अगर वहां बर्फ लगातार पिघल जाएगी और बर्फ बचेगी नहीं तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा पृथ्वी का, और पहाड़ों पर बिल्कुल बर्फ नहीं बचेगी। अगर बिल्कुल बर्फ नहीं बचेगी तो पानी कहां से मिलेगा, हमें ठंडा मीठा पानी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, इसमें एक और चीज मेंशन कर रखी है, फिश। मान लो समुद्र या नदियों में हम फिश को पकड़ते हैं और फिश की संख्या बढ़ेगी नहीं, तो एक टाइम ऐसा आएगा पानी की जितनी भी फिशरीज है वो सब खत्म हो जाएगी। तो एक पानी बिना मछली का कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि मछलियां उस पानी का एनवायरनमेंट बनाती है, उसकी गंदगी साफ करती है ना, तो बहुत जरूरी है। Maintenance of the fish population, however, the commercialization of fishing resulted overfishing. जब हम मछलियों को ज्यादा पकड़ना शुरू कर देंगे, ओवर फिशिंग करेंगे, मछली ज्यादा पकड़ेंगे, मछली पकड़ना ज्यादा कर देंगे हम, तो उस दौरान क्या होगा, ओवर फिशिंग की वजह से क्या होगा, एक टाइप की फिश जैसे टूना हो गई या कोई भी और फिश, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्लाइन, कम होनी शुरू हो जाएगी, और उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो क्या होगा, दूसरी मछलियों की संख्या बढ़ेगी, और एक मछली कम हो जाएगी तो दूसरी उस पर डिपेंड करती है,
वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है, हमें फिशिंग को कंट्रोल करना चाहिए, या जो कुछ इंपॉर्टेंट फिश है उसको पकड़ना कम चाहिए ताकि ओशन का इकोसिस्टम बना रहे। ठीक है, श्रिम्प्स वगैरह हो गए, ये सब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसका भी हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। We need industry to produce the goods we consume. देखो, जो भी सामान हम, कोई भी आप अगर सामान, मैं बताऊं, कोई भी एक सामान, जैसे पंखा है, फैन यूज करते हैं, फैन को यूज करने के लिए फैन की इंडस्ट्री चाहिए, उस फैन की इंडस्ट्री को आयरन चाहिए होगा, कहीं ना कहीं आयरन चाहिए होगा, कॉपर चाहिए होगा पंखा बनाने के लिए, प्लास्टिक चाहिए होगा कुछ ना कुछ, है ना, और ये सब आएगा कहीं से। अगर इंडस्ट्री नहीं बनाएगी तो हम यूज कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियां जब कोई चीज बनाती है तो इंडस्ट्री से निकलता है वेस्ट। इंडस्ट्रियां क्या करती हैं, वेस्ट करती है। अब वो वेस्ट कई तरीके के, उस वेस्ट को वो मिट्टी में डालती है, उस वेस्ट को वो पानी में डालती है, इंडस्ट्री को बनाने के लिए भी जंगल काटे जाते हैं, तो दिक्कत तो हो रही है ना कहीं ना कहीं। इन सबका इंपैक्ट भी किस पे पड़ रहा है, हमारे नेचर पे पड़ रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये देख रहे हो गंदा पानी कैसे निकाल के वो डाल दे रहे नदियों में, यमुना कितनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है, इन्हीं के कारण हो रही है। रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडी, जिसके कारण क्या होता है, सड़ता है, और इस नदी के अंदर जो लाइफ है, इस नदी के अंदर जो जीव जंतु वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और नेचर की साइकिल पे इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, इकोसिस्टम फंक्शन, इकोसिस्टम सर्विसेज। नेचर हैज सम इनहेरिटेड वे ऑफ वर्किंग। नेचर ना शुरू से एक तरीके से काम करती है। जैसे पेड़ है, पेड़ क्या हम बोलेंगे तभी ऑक्सीजन बनाएंगी, अपने आप बनाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ऑक्सीजन देती है। हमारे बोलने से रिमोट का बटन तो है नहीं, एसी की तरह कि लो पेड़ के सामने दिखा दिया भाई अब तो ऑक्सीजन बना, ऐसा नहीं है ना, अपने आप काम हो रहा है। क्योंकि नेचर को पता है जितनी देर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतनी देर से वो ऑक्सीजन को बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन एक पेड़ कितना ही क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो पेड़ ज्यादा लगाएंगे तभी तो होगा ना, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। ओके, वी कॉल देम इकोसिस्टम सर्विस। तो नेचर जो फ्री में करता है, फ्री में नेचर जो करता है, तो उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विस। ठीक है, ये क्या क्या है चीजें हैं, हैबिटेट फॉर एनिमल, जंगली जानवरों को रहने के लिए घर देता है, पानी का फिल्टर करता है, मिट्टी को खिसकने से बचाता है। ठीक है, साफ पानी देता है, खेती करने की जमीन देता है, अच्छी फसल देने का काम करता है। ठीक है, एक तुम्हें पता है एक खास बात, ये खास बात है, खास बात क्या, एक पौधा 275 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में दे देता है। 275 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में, एक पौधा, एक पेड़ जो पूरा का पूरा मैच्योर पेड़ है, बड़ा पेड़। ठीक है, और एक पेड़ को बड़ा होने में 10-10 साल का समय लग जाता है, 10 साल ले लेता है एक पूरा पेड़ मैच्योर होने में, और मैं काटने में मिनटों नहीं लगता हूं। ठीक है, A human being needs about, एक इंसान को कितना चाहिए, 350 लीटर चाहिए। एक पेड़ भी काफी नहीं है हमारे लिए, और इंसानों की संख्या 150, इंडिया में ही है 150 करोड़ देशवासियों, है ना। एक बंदा एक दिन में कितना चाहिए, तो हर बंदे को अपने लिए एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, दो लगाना चाहिए ताकि वो कैपेसिटी पूरी करे, है ना। 350 लीटर ऑक्सीजन एवरी डे, दिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी। अगर हम ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, ज्यादा हाइट पे रह रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमें और ज्यादा चाहिए। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ऊंचाई पे ऑक्सीजन कम होता है, जितना आप ऊंचा जाते जाओगे और ऑक्सीजन कम होता जाएगा। तो इसका मतलब आपको और ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक और लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद बाकी का हम अगली क्लास में देखेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो बार बार एक बार यूज करे और खत्म हो जाए, और बनने में 50 साल लग जाए और कई साल लग जाए, बहुत मिलियन ऑफ ईयर भी लग सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद खत्म।
क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स, लंबा समय लग जाए बनने में। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एक बार खत्म तो बनने में करोड़ साल लग जाएंगे। ठीक है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब बनने में बहुत टाइम लगता है। कोयले का रिजर्व इंडिया में अभी ज्यादा बचा भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, इन सबसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ये सारे रिजर्व जो हैं सिर्फ अगले 50 साल तक के लिए बचे हैं हमारे पास, बस अगले 50 साल बाद सब खत्म। तो हमें अगली जनरेशन के लिए करना पड़ेगा। पिछली क्लास में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, हमें करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इस तरीके से खर्च करो कि आगे वाली जनरेशन के लिए बच जाए, वरना वो तुम्हें गालियां दे दे के छोड़ेंगे नहीं, स्कॉल्ड करेंगे कि हमारे कैसे थे फोर फादर जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, कैसे निकम्मे बंदे थे, कुछ नहीं बचाया, सब खा गए, सब खत्म कर दिया। ठीक है, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दिन प्रतिदिन इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती जा रही है। कमरे में बैठे होते हैं सारे कमरों की लाइटें चल रही होती है, बैठे एक कमरे में होते हैं, है ना। अगर किसी घर में 2 टीवी है तो एक उस कमरे में चल रहा है, एक उस कमरे में चल रहा है, पंखे भी ज्यादा ही चल रहे हैं, अननेसेसरी चल रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मोर सस्टेनेबल करना चाहिए। सस्टेनेबल ऑप्शन, ये वर्ड आपको बहुत परेशान करेगा, तो इसकी परेशानी का एक ही हल है, इसे आप याद कर लो। सस्टेनेबल का मतलब होता है किसी चीज को भविष्य के लिए, फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचाना, उसे हम सस्टेनेबल कहते हैं। ओके, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा वीडियो को और ज्यादा दोबारा देखिए, फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं और अट्रैक्टिव वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और फिर भी ना समझ में आया तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए और खुद पढ़िए। ओके, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna